नमस्ते बच्चों, आज हम शक्ति और ऊर्जा में अंतर देखेंगे। तो आइए हम आज पढ़ते हैं शक्ति और ऊर्जा में अंतर। तो शक्ति और ऊर्जा में हम अंतर देखें तो आपने शक्ति के बारे में पढ़ा हुआ है और ऊर्जा के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो हम शक्ति और ऊर्जा में अंतर कर रहे हैं, तो हम दो कॉलम बना लेते हैं। शक्ति और ऊर्जा के लिए हम इस प्रकार से दोनों में हम अंतर करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो शक्ति होता है, शक्ति किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसकी हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो पहला जो हम अंतर करेंगे वह उसकी परिभाषा होगी। तो हम लिखेंगे किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। तो पहला जो अंतर है वह हम परिभाषा लिखे, शक्ति की परिभाषा कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। उसी प्रकार से हम ऊर्जा के बारे में देखें तो ऊर्जा जो होता है वह किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यह हम परिभाषा लिख दिए कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यह हम पहला जो अंतर है वह शक्ति और ऊर्जा की जो परिभाषा है उसे हमने लिखा। अब हम यदि शक्ति को देखें तो शक्ति की जो माप हमें करना है, तो शक्ति की माप में समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप जब भी कार्य करेंगे तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति की यदि हम माप करते हैं तो शक्ति की माप में समय का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम कहेंगे कि अंतर लिखेंगे कि शक्ति की माप में समय अर्थात टाइम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम ऊर्जा में यदि देखें तो वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी जो वस्तु की ऊर्जा है वह समय पर महत्व नहीं होता है, समय का महत्व नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु की ऊर्जा का या किसी वस्तु की ऊर्जा में समय का महत्व नहीं होता है।
तो दूसरा अंतर हम लिख देंगे, किसी वस्तु में किसी वस्तु की ऊर्जा में समय का महत्व नहीं होता है। या हम कहेंगे किसी वस्तु की ऊर्जा में समय का महत्व नहीं होता, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो हम देखें कि शक्ति में यदि हम शक्ति की माप करें तो समय का यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन ऊर्जा में समय का महत्व नहीं होता है। अगला हम अंतर देखें, तीसरा यदि मुख्य अंतर आप जानते हैं, आप बताइए कि शक्ति का जो SI मात्रक, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? आपने पढ़ा है कि शक्ति जो है पावर, उसका SI मात्रक होता है वाट। तो हम लिखेंगे कि शक्ति का SI मात्रक वाट। शक्ति का SI मात्रक जो है वह क्या है? वाट है। तो हम लिखेंगे कि शक्ति का SI मात्रक वाट है। और यदि हम ऊर्जा का लें तो ऊर्जा का आप जानते हैं कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक जूल। तो हम लिखेंगे ऊर्जा का SI मात्रक जूल है और शक्ति का SI मात्रक वाट है। अब इसके पश्चात और यदि हम अंतर करना चाहें तो आप जानते हैं कि शक्ति एक अदिश राशि है और ऊर्जा वह भी एक अदिश राशि है। तो दोनों जो राशियां हैं अदिश हैं, और इन राशियों का यदि हम विमी सूत्र लिखें तो आप जानते हैं कि चौथा अंतर लिखेंगे हम कि शक्ति एक अदिश राशि है इसका विमी सूत्र हमने निकाला था इसका जो विमी सूत्र हम MLT के पदों में लिखते हैं तो हम लिखेंगे M उसके बाद L स्क्वायर T-3। तो इस प्रकार से शक्ति का जो हमने विमी सूत्र निकाला था उसे हम यहाँ पे लिखे कि शक्ति का जो विमी सूत्र है ML स्क्वायर T-3 होता है। और ऊर्जा का हमने विमी सूत्र यदि लिखें तो हम पहले लिखेंगे कि ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। तो हम लिखेंगे कि ऊर्जा एक अदिश राशि है, यह भी अदिश राशि है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका विमी सूत्र तो इसका आप विमी सूत्र जानते हैं कि ऊर्जा का विमी सूत्र होता है M, उसके पश्चात हम लिखते हैं L स्क्वायर और T घात में हम लिखते हैं -2। तो आपने ये पढ़ चुके हैं आप कि अदिश शक्ति एक अदिश राशि है जिसका विमी सूत्र ML स्क्वायर T-3 होता है, और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है और इसका विमी सूत्र ML स्क्वायर T-2 होता है। तो इस प्रकार से हमने शक्ति और ऊर्जा
या शक्ति एवं ऊर्जा में यदि अंतर देखें तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। ऊर्जा में हम कहेंगे कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति की माप में समय का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन वस्तु की ऊर्जा में समय का महत्व नहीं होता है। शक्ति का हम SI मात्रक वाट लेते हैं तो हम लिखेंगे कि शक्ति का SI मात्रक वाट है और ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। शक्ति जो है एक अदिश राशि है जिसका विमीय सूत्र mL²T-3 होता है और ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका विमीय सूत्र mL²T-2 होता है। तो इस प्रकार से शक्ति और ऊर्जा में आप अंतर कर सकते हैं कि दोनों में किस प्रकार का अंतर है। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आपकी पुस्तक में द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता लिखा हुआ मिलेगा। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता उसके अंतर्गत हम समीकरण की स्थापना करते हैं तो उसे हम पूरा कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। 1905 में साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन यहाँ पे आधा न लगा लीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो शब्द आ रहा है, पहला है द्रव्यमान, दूसरा है ऊर्जा। तो द्रव्यमान और ऊर्जा में उन्होंने एक तुल्यता संबंध स्थापित किया। आपके बुक में, पुस्तक में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आइंस्टीन का। आइंस्टीन अधस्सा है, इस प्रकार से आप लिखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने द्रव्यमान और क्या लिया था, ऊर्जा। तो द्रव्यमान और ऊर्जा में एक तुल्यता संबंध स्थापित किया।
और उन्होंने बताया कि यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड है और उसकी जो ऊर्जा है वह यदि कैपिटल E हो, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान जिसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं और ऊर्जा जिसे हम कैपिटल E से दर्शाते हैं एनर्जी, इन दोनों में एक उन्होंने तुल्यता संबंध स्थापित किया और वह जो तुल्यता है संबंध E बराबर mc²। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं कि E बराबर mc², इसे ही हम द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं, जहां पे E जो कि ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है। तो यदि हम देखें तो E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c जो है वह है प्रकाश की चाल। तो उन्होंने संबंध बताया कि जो ऊर्जा है वह उस पिंड के द्रव्यमान और प्रकाश के चाल के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो ऊर्जा होती है उस पिंड की द्रव्यमान प्रकाश की चाल के वेग के गुणनफल के वर्ग के बराबर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे समीकरण में देख रहे हैं, E बराबर mc²। तो c यहाँ पे जो है वह है प्रकाश की चाल, c प्रकाश की चाल है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और इसी समीकरण को हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। तो हम लिखेंगे इस समीकरण को द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर mc² होता है। अब यदि हम देखें कि यदि 1 ग्राम द्रव्यमान को हम एक प्रश्न देखते हैं, तो हम लिखते हैं, तो ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आप याद रखिए, E बराबर mc²। तो एक हम प्रश्न देखते हैं कि यदि 1 ग्राम द्रव्यमान 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलें, तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि हम देखें कि यदि हम 1 ग्राम द्रव्यमान लेते हैं और उसको हम ऊर्जा में बदलते हैं, तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम
देखते हैं कि दिया है द्रव्यमान जो कि है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम। ये होता है 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो हम देखें कि 1 जो ग्राम होता है वह होगा 1/1000 किलोग्राम। तो हम ग्राम को किलोग्राम में बदलें तो 1 ग्राम बराबर हम कहेंगे 1/1000 किलोग्राम। अब हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है वह होता है E बराबर mc²। अभी आपने पढ़ा कि E बराबर mc² होता है, जहां पे C जो है वह है प्रकाश की चाल। तो यह जो प्रकाश की जो चाल होती है इसका जो मान होता है C का, वह मान होता है, नियत मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो C का जो मान है यह नियत है, यह फिक्स होता है। जो प्रकाश की जो चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन करती है। तो हम E बराबर हमें mc², ये हमारा जो सूत्र है, इसमें हम मान रखेंगे तो हमें प्राप्त ऊर्जा, कितनी ऊर्जा हमें मिलेगी यदि देखें तो प्राप्त ऊर्जा E बराबर, सबसे पहले देखिए कि m, तो m जो है वह है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मान देख रहे हैं कि 1/1000 किलोग्राम है, तो हम मान रखेंगे 1/1000 गुणा, अब देखिए C जो है वह है प्रकाश की चाल, तो उसका मान है 3 × 10⁸ और पूरे की घात में है 2, तो आप पूरे की घात में 2 लगाएंगे। और चूंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है तो आप लिखेंगे जूल। और इसे आप यदि हल करेंगे तो देखिए कि किसी भी राशि का यदि हम लोग घात में 2 लिखा है तो वह राशि 2 बार आपस में गुणा होगी। तो आप देखिए कि 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 मतलब 3 × 3, तो 3 तिया 9, और 9 का 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 10 की घात 8 है, तो 10 की घात 8 अर्थात यहाँ पे कितना शून्य है, 8 शून्य। तो 10 की घात 8 है और आप देखिए कि उसके घात में 2 है, तो हम यदि इसको अलग से लिखें तो 10 की घात 8 पूरे की घात 2 इस प्रकार से है। तो आप देखेंगे कि इसको यदि हम हल करेंगे तो 10 की घात 8 दूनी 16 हुआ, यह आपस में गुणा हो जाता है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे कि a की घात m पूरे की घात n यदि हो तो वह हो जाता है a की घात m × n, घात आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से 8 दूनी 16, तो 10 की घात 16, इसका मतलब ये है कि जो शून्य है वो कितने बार है, 16 बार है। अब 10 की घात 16 हुआ और आप देखिए इधर बटे में 1 2 3 शून्य है, तो बटे में यहाँ पे 3 शून्य है, तो जब 3 शून्य अर्थात 10 की घात ये कितना हो जाएगा, 3 है। तो यदि मैं ऐसा देखूं कि 1000 है राशि, वह कहलाएगी 10 की घात 3।
तो आप जानते हैं कि भाग नियम आपने पढ़ा होगा कि a की घात m बटे a की घात n हो तो a की घात m ऋण n हो जाता है। तो हम देखें तो 10 की घात है 16 ऋण हो जाएगा 3, तो आप जब इसको घटाएंगे 16 में से 3 तो आपको मिलेगा 10 की घात 13। तो इस प्रकार से यदि हम हल करते हैं तो 3 की घात 2 है तो ये हो गया 3 तिया 9, और 10 की घात 8 दूनी 16 है, 16 में से आप ये 3 शून्य उसके साथ कट जाएगा तो 9 गुणा आपको मिलेगा 10 की घात 13। तो इस प्रकार से यदि हम हल करें इस मान को तो वो मिलेगा आपको E बराबर जो प्राप्त ऊर्जा होगी वह होगी 9 गुणा 10 की घात 13 और हम इसे लिखेंगे जूल। तो जो ऊर्जा हमें मिलेगी यदि हम 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 ग्राम द्रव्यमान है उसको ऊर्जा में बदलते हैं तो जो प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, तो आप याद रखिए कि 1 ग्राम द्रव्यमान को जब हम ऊर्जा में बदलते हैं तो प्राप्त ऊर्जा 9 गुणा 10 की घात 13 जूल होती है। तो हम 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलें तो 9 गुणा 10 की घात 13 जूल प्राप्त होगा। तो इतनी ऊर्जा की हमें प्राप्ति होगी और इसे हम हल करें तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से हल करेंगे। अब आगे और हम बढ़ें तो और प्रश्न देखते हैं हम। अब हम देखें कि कोई 10 न्यूटन का बल है। हम प्रश्न देखें कि 10 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 60 अंश कोण पर दो मीटर विस्थापित कर देता है बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न दिया जाए कि 10 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 60 अंश कोण पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो आपने कार्य पढ़ा हुआ है कि कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, आपने पढ़ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि
बल हम लगा रहे हैं, 2 मीटर का विस्थापन हो रहा है, लेकिन इनके मध्य जो कोण है वह 60 अंश का है। तो आपने एक सूत्र और पढ़ा था कि कार्य W बराबर वह होता है FD cos थीटा। तो आपने यह सूत्र पढ़ा था कि बल और विस्थापन F व D के बीच का कोण यदि थीटा हो तो हमने निकाला था कि जो कार्य है W बराबर FD cos थीटा ये होता है। तो देखिए हम यहाँ पे इस FD cos थीटा सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस प्रश्न को यदि हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया है, तो देखिए 10 न्यूटन का बल हमारे पास है 10 न्यूटन। तो बल को हम F से दर्शाते हैं और यह दिया हुआ है 10 न्यूटन। किसी पिंड को बल की दिशा में 60 अंश कोण पर, तो 60 अंश कोण मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश 2 मीटर विस्थापित कर देता है। तो 2 मीटर विस्थापन को हम लिखते हैं D। तो D बराबर होगा 2 मीटर। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो कार्य W बराबर होता है वह होता है FD cos थीटा। तो जो किया गया कार्य है W बराबर FD cos थीटा में आप मान रखेंगे तो हम लिखेंगे कि वर्क जो W बराबर FD cos थीटा में मान रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे तो हमें मिलेगा W बराबर F का मान है 10 न्यूटन, तो हम F का मान रखिए 10, D का मान हमारे पास है 2 मीटर तो उसे हम रखे, और cos थीटा, तो cos थीटा का मान हमें दिया है 60 अंश, तो हम लिखेंगे cos 60 डिग्री या cos 60 अंश। अब हम वर्क जो है उसकी गणना करें, कार्य की गणना करें, तो 10 गुणा 2 गुणा, अब आप जानते हैं कि cos जो 60 डिग्री है या cos 60 अंश है, इसका मान कितना होता है आप जानते हैं, cos जो 60 अंश है इसका मान कितना होता है, तो जो cos 60 अंश है इसका मान होता है 1/2। आपने पढ़ा होगा कि cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो हम इसके स्थान पे लिखेंगे, इसका मान रखेंगे 1/2। तो आप देखेंगे 2 एकम 2, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो इस प्रकार से जो कार्य आपको प्राप्त हुआ वह हुआ 10। अब हम जो कार्य है उसकी यहाँ पे इकाई लिखेंगे, तो आप देखिए कि बल किस में दिया गया है, न्यूटन में, और दूरी आप देखेंगे तो मीटर में दी गई है। तो चूंकि न्यूटन मीटर है तो न्यूटन मीटर होने के कारण हम जो कार्य है उसे हम कहेंगे जूल। तो इस प्रकार से जो किया गया कार्य है वह हमें 10 जूल प्राप्त होगा। तो जो किए गए कार्य की गणना हमने की वह 10 जूल प्राप्त होगी। तो हम लिखेंगे जो जो दिया है और हमने मान रखा, तो मान रखने पर जो कार्य है वह 10 जूल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम मान रखकर कार्य की गणना कर सकते हैं। अब इसके पश्चात हम कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में हमने पढ़ा है। तो कार्य ऊर्जा और शक्ति में हमने क्या क्या पढ़ा और हमें किन चीज़ों को आवश्यक रूप से याद रखना है, तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो एक
सारांश के रूप में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या याद रखें। तो हम यदि लिखें कि इन्हें याद रखें, तो आप जो है इस अध्याय में क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं या याद रखना है जिसे हमने पढ़ लिया है। तो आइए हम देखें इन्हें याद रखें में हमने पढ़ा है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले तो हमने यह देखा कि भौतिकी में कार्य, जो भौतिकी में कार्य का जो होना तभी माना जाता है जबकि वस्तु पर हम बल लगाएं और बल लगाने में उसमें क्या हो, विस्थापन हो। तो पहला जो चीज है वह याद रखने का है कि भौतिकी में कार्य का होना तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन बल की दिशा में हो। तो पहला चीज हम याद रखेंगे। तो जो कार्य है वह तभी होता है जब बल और क्या हो, विस्थापन हो। तो दो बातें आवश्यक हैं, बल और बल की दिशा में विस्थापन। इसे आप याद रखिएगा कि कार्य के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन, ये दो बातें आवश्यक होती हैं। हम कार्य बराबर देखे थे कि कार्य बराबर होता है, यदि मैं लिखूं तो कार्य बराबर बल गुणा हम बोलते हैं बल की दिशा में विस्थापन। तो यदि हम देखें तो आप इसे याद रखिए कि कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो सूत्र के रूप में यदि हम देखें तो W बराबर F इंटू डी हम इसे लेते थे। तो W बराबर F इंटू डी, या हम इसे लेते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो आप याद रखिए कि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन या एफ डी कॉस थीटा। यदि इनके बीच का कोण थीटा हो तो हम एफ डी कॉस थीटा लेते हैं। अब आपने देखा था कि कोई यदि परिवर्ती बल, हमने पढ़ा है कि परिवर्ती जो बल है उसके द्वारा यदि किया गया कार्य बल विस्थापन वक्र और विस्थापन अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसके बराबर होता है, हमने ये पढ़ा है। और हम जानते हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो आप याद रखिए कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब आपने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, अर्थात किसी वस्तु में गति के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो आप ये याद रखिए कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसे के ई या के से भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपने सूत्र निकाला था 1/2 mv²। तो ये आपने पढ़ा था गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। अर्थात हम कहेंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान,
उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। तो ये हमने पढ़ा है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। कार्य ऊर्जा जब हमने प्रमेय पढ़ा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार हमने पढ़ा है कि किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो जो बल द्वारा किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय में पढ़ा। और यदि किसी वस्तु, कोई वस्तु है, उसमें उसकी एक विशेष स्थिति होती है या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है, तो कोई वस्तु है जिसमें एक विशेष स्थिति होती है या वस्तु की विकृत अवस्था होती है जिसके कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो हमने पढ़ा था कि कोई वस्तु जिसकी अवस्था जो है एक विशेष अवस्था है, यह वह विकृत अवस्था है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और आप जानते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ा था, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। हमने ये पढ़ा था कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh। m द्रव्यमान, g जो है गुरुत्वीय त्वरण और h जो है वह ऊंचाई है, mgh के बराबर होती है। अब आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उनसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात रूपांतरण होता है। और इस ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का जो योग है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, संपूर्ण जो ऊर्जाएं हैं, उनका यदि हम योग करें तो वह एक नियत प्राप्त होता है, यह नियत रहता है। अब हमने स्प्रिंग देखा था। स्प्रिंग के लिए हमने संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकाला था। तो स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा हमने निकाला था कि इसका जो व्यंजक है वह हमें प्राप्त हुआ था 1/2 kx का वर्ग। तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है 1/2 kx की घात 2। ये हमने निकाला है। और हम यदि आगे देखें तो हमने संघट्ट के बारे में पढ़ा था। दो वस्तुओं का आपस में टकराना या अन्योन्य क्रिया होना संघट्ट कहलाता है, जिसमें प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट पढ़ा था। तो प्रत्यास्थ संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होती है? संरक्षित होती है। और अप्रत्यास्थ संघट्ट में आपने पढ़ा था कि निकाय का रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है, परंतु गतिज ऊर्जा जो है वह संरक्षित नहीं रहती है। ये आपने पढ़ा है, जिसे हम सारांश के रूप में आपको याद रखना है, इन्हें आप याद रखेंगे। और शक्ति बराबर हमने पढ़ा है, शक्ति बराबर पावर बराबर W/T, कार्य बटे समय, यह हमारा शक्ति कहलाता है। या हम उसे आगे निकाले थे बल गुणा वेग, बल और वेग के गुणनफल के बराबर हमने प्राप्त किया था। तो P बराबर W/T बराबर F/V, आप इसे याद रखिए। और आज हमने पढ़ा कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण वह होता है E बराबर mc²। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण इसे हम कहते हैं। तो E बराबर mc² को द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कार्य ऊर्जा एवं शक्ति अध्याय का अध्ययन किया। और इनमें जो मुख्य बातें मैंने आपको बताई अभी अंत में,
14-15 जो कुछ बातें आपको बताई, पॉइंट्स हैं, आपकी पुस्तक में भी दी गई है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो इन्हें आप याद रखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है जो कि आपके इस अध्याय से संबंधित हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा। इसी के साथ कार्य, ऊर्जा एवं प्रमेय जो अध्याय 10 है उसका हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।